नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं कुणाल सांडेली, आपका फिजिक्स टीचर। और बच्चों, आज आ चुका है आपका जो बहुत इंतजार कर रहे थे आप लोग कि वन शॉट वीडियो कब आएगा, तो आ चुका है। सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का लाइट का वन शॉट होगा, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक एक टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइट क्या होता है। लाइट को हम लोग डिफाइन कैसे किए थे। लाइट को हम लोग बोलते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन टू सी, विच गिव्स अस एबिलिटी टू सी। लाइट एक तरह का एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अब सवाल था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। लाइट है क्या, लाइट का नेचर क्या है। तो कुछ लाइट से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये प्रूव करता है कि लाइट एक वेव है। वहीं लाइट से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये प्रूव करता है कि लाइट एक पार्टिकल है। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन पे क्या पहुंचे, डुअलिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट हैज डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो लाइट पॉजेस बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टी, ऑल्दो वी कैनॉट ऑब्जर्व बोथ एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में हम लोग दोनों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो ये था लाइट का डुअलिटी। अगला अगर हम बात करें लाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, तो सबसे पहला लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव फिर कैसा वेव है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, क्योंकि जब लाइट वेव ट्रेवल कर रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। क्यों, क्योंकि जब साउंड ट्रेवल करता है तो उस मीडियम का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ऑसिलेट करता है, वो पार्टिकल में डिस्टरबेंस होता है। लेकिन जब लाइट ट्रेवल करता है तो उस मीडियम के पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है, बल्कि ऑसिलेशन किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। इसीलिए लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, एकदम खाली जगह रहेगा फिर भी लाइट चला जाएगा, लाइट को जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है, और कितना होता है, 299792458। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू याद रखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रफली हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये है लाइट का स्पीड वैक्यूम में। लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है, बाकी सभी मीडियम में वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होगा। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका वेवलेंथ का रेंज होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। अगला, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। यानी कि वेव अगर आगे जा रहा है तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, तो वेव जेड एक्सिस में प्रोपेगेट कर रहा है। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में उसी के पैरेलल ऑसिलेट करता है। लेकिन लाइट में क्या होता है कि वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है इस तरीके से, इसीलिए लाइट को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, एंड दैट इज व्हाई मोशन ऑफ लाइट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। लाइट के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। क्यों, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या हमेशा नहीं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर मीडियम। जब तक लाइट किसी एक मीडियम में है, जैसे ही लाइट का मीडियम चेंज होगा, जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, तो एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, दो मीडियम के बाउंड्री पे लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इतना तक आधा अधूरा है। पूरा क्या है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर मीडियम और वैक्यूम। सो मोशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इसीलिए मोशन ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन कब तक, जब तक मीडियम कांस्टेंट हो, जब तक मीडियम चेंज ना हो। अगला है रे। रे क्या है, अब हमको लाइट को रिप्रेजेंट करना है बुक में, कॉपी में, तो एक इमेजिनरी लाइन जो लाइट का रास्ता बताता है, इमेजिनरी लाइन दैट शोज द पाथ ऑफ लाइट, ऐसे इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं रे। रे से हमको क्या पता चलता है, लाइट का रास्ता। ग्रुप ऑफ रेज, रेज के ग्रुप को ही कहते हैं बीम। ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम।
अलग अलग तरह का बीम होता है, पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जेंट बीम। अच्छा, पैरेलल बीम हम लोग तब बनाते हैं जब लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो हम लोग बनाते हैं पैरेलल बीम। डाइवर्जिंग बीम तब बनाते हैं जब लाइट किसी पॉइंट सोर्स से आ रहा है या कहीं नजदीक से आ रहा है, नियर बाय। कन्वर्जिंग बीम तब बनाते हैं जब लाइट कॉन्वेक्स लेंस से आ रहा है या कॉनकेव मिरर से टकरा करके आ रहा है, तो हम लोग बनाते हैं कन्वर्जिंग बीम। तो बीम से हम लोग को दो तीन बातों का आइडिया मिल जाता है। एक तो बीम से लाइट का डायरेक्शन पता चल जाता है, दूसरा बीम से हम लोग को इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी पता चलता है। अब सपोज कीजिए हम दो बीम बना रहे हैं, ये ए और ये बी। पूछा गया कि लाइट का इंटेंसिटी कहां ज्यादा है, बोलेंगे ए पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ए पे जो बीम आ रहा है उसमें नंबर ऑफ रेज ज्यादा है, तो नंबर ऑफ रेज ज्यादा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा। तो जब ऑलरेडी हम लोग के पास रे का कंसेप्ट था तो बीम बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? तो बीम से हम लोग को क्या क्या आइडिया मिल रहा है कि लाइट का डायरेक्शन, कंपैरिजन कर पा रहे हैं लाइट का इंटेंसिटी, और दूसरा लाइट का सोर्स, लाइट आ कहां से रहा है। अगर पैरेलल बीम है मतलब लाइट इंफिनिटी से आ रहा है, अगर डाइवर्जिंग बीम है मतलब लाइट पॉइंट सोर्स से आ रहा है, और अगर कन्वर्जिंग बीम है तो लाइट कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर से आ रहा है। तो बीम हमको इंटेंसिटी के बारे में भी आइडिया देता है और साथ में सोर्स के बारे में भी आइडिया देता है। अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बाउंस बैक, किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस से सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाना, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम, जिस मीडियम से आ रहा था उसी मीडियम में चला गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेनेवर लाइट स्ट्राइक्स एनी सरफेस। लाइट का किसी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वापस से टकरा करके उसी मीडियम में चले जाना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, जो लाइट सोर्स से आ रहा है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। लाइट रे कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे बना उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक परपेंडिकुलर लाइन जो हम लोग कहां से बना रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बना रहे हैं, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है, ऐसे लाइन को, ऐसे इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है विच इज ड्रॉन फ्रॉम, जिसको कहां से ड्रॉ किया जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। और क्या जिधर जिधर मन उधर ड्रॉ कर देंगे? नहीं, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमेशा सरफेस के कैसे रहने वाला है? परपेंडिकुलर रहेगा। अगला, रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। अगर स्मूथ सरफेस है तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट falls on smooth surface, then after reflection all the reflected rays are also parallel। सारा reflected rays भी कैसा रहता है? parallel। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? कब होता है ये? जब सरफेस रफ हो। when a parallel incident beam falls on rough surface then the reflected rays are not parallel। reflected rays parallel नहीं है, ऐसे रिफ्लेक्शन को कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन के वजह से ही क्या बनता है? इमेज बनता है। आपके घर में प्लेन मिरर जो है और साथ में आपके घर का दीवार, दोनों लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन आपका इमेज कहां बन रहा है? प्लेन मिरर में। कारण क्या है? प्लेन मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और दीवार से जो आपके घर के दीवार से जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वहां कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज नहीं बनता है। इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? आगे अगर हम लोग बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का क्या लॉज है? मेनली दो लॉज होता है। सबसे पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच का एंगल है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से डिनोट करते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके किसके बीच का एंगल है? तो ये है रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो सबसे पहला लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल,
नॉर्मल कोई रे नहीं है, याद रखिएगा, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ किया गया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इनटू द सेम प्लेन। तीनों जब भी होगा एक प्लेन में होगा। क्लियर है? तीनों जब भी होगा कैसे होगा? एक प्लेन में होगा। ये दो लॉज है। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूनिवर्सल है, ये हर जगह अप्लाई होगा, चाहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ हो, चाहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ हो, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कर्व मिरर हो, कुछ भी हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह वैलिड है, ये हर जगह वैलिड है, हर जगह वैलिड है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी वैलिड है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन यहां भी वैलिड है। तो आप कहेंगे सर यहां तो अलग अलग डायरेक्शन में, अरे हर पॉइंट का नॉर्मल अलग अलग बनेगा, हर पॉइंट का नॉर्मल अलग अलग रहेगा और हर पॉइंट पे ये वैलिड है। नॉर्मल सबके लिए नॉर्मल, हर इंसिडेंट रे के लिए क्या एक ही नॉर्मल होगा? नहीं, इंसिडेंट रे जहां टकरा रहा है उस पॉइंट से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हर इंसिडेंट रे के लिए अलग अलग नॉर्मल, अलग अलग डायरेक्शन में। तो यहां भी हर जगह वैलिड होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूनिवर्सल लॉ है, याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें इमेज, अच्छा इस चैप्टर में हम लोग सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात करेंगे वो रहेगा इमेज। अब सवाल है इमेज क्या होता है? तो इमेज मतलब वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं। जब आप प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं तो प्लेन मिरर में जो शख्स आपको दिख रहा है वो आपका रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन प्लेन मिरर में जो शख्स दिख रहा है आपको, क्या आप उसका बाल बना सकते हैं? क्या उससे बात कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, हम सिर्फ उसको देख सकते हैं। क्लियर है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं उसको हम कहते हैं वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन, और ऐसे वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं इमेज। तो इमेज क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन। अब सवाल है ये वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बनता क्यों है? तो बड़ा आसान इसका रीजन है कि व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, जब ऑब्जेक्ट से निकला हुआ लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो जाए, भटक जाए, तो इस केस में क्या बनता है? इमेज बनता है। तो इमेज क्यों बनता है? इमेज इज फॉर्म ड्यू टू डेविएशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब सवाल है कि ऑब्जेक्ट से निकला हुआ लाइट डेविएट क्यों करेगा? तो दो कारण हो सकता है। सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से निकला हुआ लाइट या तो रिफ्लेक्ट कर जाए या उसका रास्ता बदल जाए, रिफ्रैक्ट हो जाए। दोनों केस में लाइट का क्या हो रहा है? डेविएशन हो रहा है। अरे अपने रास्ते से तो भटक ही रहा है ना। ऑब्जेक्ट से निकला हुआ लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो भी डेविएशन है, और ऑब्जेक्ट से निकला हुआ लाइट का अगर रास्ता बदल गया, पाथ चेंज हो गया, तो भी डेविएशन है। और दोनों वजहों से क्या बनता है? इमेज। तो इमेज इज फॉर्म ड्यू टू डेविएशन। डेविएशन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। किसका? लाइट का, कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इमेज, अच्छा तो दो बात का आंसर मिल गया। अब सवाल है इमेज कहां बनेगा? तो इमेज वहां बनेगा जहां मिनिमम दो डेविएटेड रे या तो मिले, एक्चुअली में मिले, या मिलता हुआ अपीयर हो। यानी कि या तो एक्चुअली में इंटरसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर हो। कौन? मिनिमम दो डेविएटेड रे। अब इसको थोड़ा हम लोग बढ़िया से समझते हैं, तभी सारा रे डायग्राम क्लियर होगा। मतलब इस चैप्टर का कोर यही है, कह सकते हैं। अब देखिए यहां पे ये है मिरर और यहां पे है लेंस, ठीक है। यहां पे हो रहा है लाइट का रिफ्लेक्शन और यहां पे हो रहा है लाइट का रिफ्रैक्शन। अब एक चीज तो कंफर्म है, चाहे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों केस में लाइट रे डेविएशन हो रहा है। दोनों केस में लाइट रे का क्या हो रहा है? डेविएशन कॉमन है। चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, लाइट रे अपने एक्चुअल रास्ता से भटक गया, यानी कि लाइट रे का हो गया डेविएशन। अब रिफ्लेक्शन में देखिए, ये था इंसिडेंट रे, ये दो इंसिडेंट रे, ये दोनों इंसिडेंट रे मिरर से टकराया और टकराने के बाद यही बन गया रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यही क्या है? डेविएटेड रे। यही क्या है? डेविएटेड रे। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों डेविएटेड रे एक्चुअली में मिला, दोनों डेविएटेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर गया, तो यहां पे जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप यहां भी देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कि जब लाइट रे आया और एक लेंस से पास होता है तो ये दोनों कौन सा रे है? ये है रिफ्रैक्टेड रे।
रिफ्रैक्टेड रे, और यही रिफ्रैक्टेड रे क्या है? डेविएटेड रे। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि डेविएटेड रे एक्चुअली में मिला है, तो एक्चुअली में मिला है तो कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। अब रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, देखिए रियल इमेज हमेशा उल्टा, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। और रियल इमेज कब बनता है? रियल इमेज तब बनता है जब डेविएटेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट करे। अब ये डेविएटेड रे क्या है? तो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे ही डेविएटेड रे है, और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे ही डेविएटेड रे है। तो जहां पे दो डेविएटेड रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर गया, वहां पे कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अब दूसरा तरह का इमेज होता है वर्चुअल इमेज। अब ये कब होता है? अब देखिए यहां भी, यहां लाइट का क्या हो रहा है? वापस से रिफ्लेक्शन, और यहां लाइट का क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहां पे एक लेंस है और यहां पे मिरर है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये और ये, यही दोनों क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि यही क्या है? डेविएटेड रे। डेविएटेड रे। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों डेविएटेड रे कभी नहीं मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रे आया, टकराया, और टकराने के बाद ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे है जो कि डेविएटेड रे है, ये दोनों डेविएटेड रे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करें तो अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, अपीयर्स टू मीट, मिलता हुआ, महसूस हुआ, अपीयर हुआ, कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ देख सकते हैं। दिस वर्चुअल इमेज कैन ओनली बी सीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। अब यहां देख रहे हैं कौन सा मिरर लगा, कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉनकेव लेंस। क्या हो रहा है? लाइट का रिफ्रैक्शन। तो ये दो इंसिडेंट रे आया और ये बन गया पहला रिफ्रैक्टेड रे, और ये बन गया दूसरा रिफ्रैक्टेड रे, सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे। यही दोनों रिफ्रैक्टेड रे क्या है? डेविएटेड रे है। अब ये दोनों कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रोड्यूस करें तो मिलता हुआ, अपीयर हुआ, तो कैसा इमेज बना? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, सीधा होता है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो हम दोनों केस में देखे हैं कि इमेज क्यों बना? इमेज बना जब ऑब्जेक्ट से निकला हुआ लाइट डेविएट हो गया। जब ऑब्जेक्ट से निकला हुआ लाइट डेविएट हो गया तो इमेज बना। अब क्यों डेविएट हुआ? या तो रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है। या तो लाइट का क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। अब अगर ये दो डेविएटेड रे एक्चुअली में मिल गया, दोनों डेविएटेड रे एक्चुअली में मिल गया तो रियल इमेज। और दोनों डेविएटेड रे मिलता हुआ अपीयर हुआ, दोनों डेविएटेड रे मिलता हुआ अपीयर हुआ, एक्चुअली में नहीं मिला, तो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। तो सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बन रहा है, सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन पे इमेज बनता है, वो रियल इमेज है, और प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है वो वर्चुअल इमेज है। उसी तरीके से पिन होल कैमरा बचपन में बनाए होंगे, तो पिन होल कैमरा में जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज है। और कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बना रहा है, या प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है, ये सब वर्चुअल इमेज है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इमेज कैसे बनता है। तो हम लोग को तो समझ में आ गया इमेज क्या है, कैसे बनता है। तो अब देखेंगे प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है। प्लेन मिरर यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्ट्रेट हो और स्मूथ हो, ऐसे मिरर को हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? स्ट्रेट और स्मूथ। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। रेफरेंस लाइन हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो मिरर के कैसा है? परपेंडिकुलर है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का रहेगा, तो यहाँ पे पॉइंट, और इसको हम लोग ऐसे एरो से डिनोट कर देंगे। ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। अब कहानी क्या होगा कि भाई ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और जहां मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रे मिल जाए वहां पे बनेगा इमेज। तो अब दो रिफ्लेक्टेड रे के लिए कितना इंसिडेंट रे चाहिए? दो। ये गया पहला इंसिडेंट रे, मिरर से टकराया, और क्योंकि ये मिरर से 90 डिग्री पे टकराया है, और नॉर्मल भी 90 डिग्री पे होता है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0। अरे नॉर्मल भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री, और इंसिडेंट रे भी टकरा रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री,
यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। यानी कि जिस रास्ते पे जा रहा था उसी रास्ते पे लौट जाएगा। तो ये हो गया पहला फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, डेविएटेड रे भी कह सकते हैं इसको। अब एक रिफ्लेक्टेड रे से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। तो ये रहा दूसरा इंसिडेंट रे जो मिरर से टकराया एट एन एंगल आई। अब अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई तो एंगल आर पे रिफ्लेक्ट होगा, यह है एंगल आर। ये मिल गया हम लोग को दूसरा सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इस दोनों को हम प्रोड्यूस करें, थोड़ा सा देखें कि शायद कहीं मिल रहा हो, प्रोड्यूस किए तो पता चला अरे मिल रहा है, जहां मिला वहीं बन गया इमेज। अब हम देख रहे हैं कि दोनों सीधा है तो इमेज कैसा, वर्चुअल। कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज इज वर्चुअल। ऊपर ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि सीधा बनता है। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज मिरर के पीछे बनता है। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से जितना दूर पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पे इमेज है। अब यहां थोड़ा सा रे डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पूरा प्रॉपर स्केल पे नहीं बनाए हैं, लेकिन जितना दूर ऑब्जेक्ट से इमेज होता है उतना ही दूर जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर मिरर से इमेज भी होता है। अगला है इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। और अगला है इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड यानी कि इमेज का साइड चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट। क्लियर है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अभी डिस्कस किया है, 2-3 बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ये आगे अगर हम लोग बात करें, सेम क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर एंड व्हाई। अब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही मैग्निफिकेशन है। अब अभी हम लोग बात किए हैं ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। और क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा, +1। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज +1। और होता क्यों है ये +1, बिकॉज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है और बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, इसीलिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, +1। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अ प्लेन मिरर एट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्टेशनरी ऑब्जर्वर सीज द इमेज, एट व्हाट स्पीड विल द इमेज अप्रोच द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यानी कि एक प्लेन मिरर है और बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द प्लेन मिरर एट 10 सेंटीमीटर। लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो ये प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इमेज भी कितने मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, 10 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड है x मीटर पर सेकंड तो इमेज का स्पीड भी क्या होगा, x मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन अपोजिट होगा, दोनों टुवर्ड्स द मिरर, ये भी मिरर के तरफ वो भी मिरर के तरफ। तो एट व्हाट स्पीड विल द इमेज अप्रोच द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अरे तो इमेज कितने, कोई ऑब्जर्वर है स्टेशनरी रुका हुआ है, तो इमेज भी उसको कितना स्पीड से मूव करता हुआ दिखाई देगा, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था प्लेन मिरर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कर्व मिरर के बारे में। क्लियर है। तो ये था प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे कर्व मिरर के बारे में। क्लियर है। कर्व मिरर किसको कहते हैं, वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है। अभी तक जो प्लेन मिरर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे,
प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? स्ट्रेट। और कर्व मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड। अब वो चाहे बाहर की तरफ कर्व्ड हो या अंदर की तरफ कर्व्ड हो। अगर बाहर की तरफ कर्व्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर, और अगर अंदर की तरफ कर्व्ड है तो कॉनकेव मिरर। अब ये तो था 3D डायग्राम। कॉपी पे कैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं? तो कुछ इस तरीके से। कॉनकेव मिरर, ये जो डॉटेड लाइन है ये बताता है पॉलिश्ड सरफेस। ये डॉटेड लाइन क्या बताता है? पॉलिश्ड सरफेस। तो ये कॉनकेव मिरर, और ये वाला दिख रहा होगा ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पे ये जो दिख रहा है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये है पॉलिश्ड सरफेस। क्लियर है? तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कॉपी पे। आगे अगर हम लोग बात करें, कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पे टकराता है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट। सारा रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पे मिलता है। कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज their inward curved surface reflect parallel light rays and bring them together at a single focal point. Converges at a point, एक पॉइंट पे, जिसको हम लोग फोकस भी कहते हैं, सिंगल फोकल पॉइंट, इफेक्टिवली कन्वर्जिंग द लाइट, यानी कि लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कारण क्या है? व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन डायरेक्शन ऑफ ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज इज डिफरेंट। सारे रिफ्लेक्टेड रेज का डायरेक्शन डिफरेंट है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि लाइट को स्प्रेड कर दिया गया है, फैला दिया गया है। दैट इज व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आर कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज देयर आउटवर्ड कर्व सरफेस रिफ्लेक्ट पैरेलल लाइट रे आउटवर्ड, causing them to spread apart or diverge at if originating from a focal point behind the mirror. ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे एक फोकल पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है। क्लियर है? आगे अगर हम लोग बात करें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करते हैं। ये जो है ये है ये अपने सामने जो दिख रहा है ये एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका पॉलिश सरफेस, और ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा इसका पॉलिश सरफेस। क्लियर है? अब ये जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा है कि एक हॉलो स्फीयर का पार्ट हो सकता है। तो ये कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट अपीयर होता है, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, ये कर्व मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। उसी तरीके से मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उसको कहते हैं पोल। मिरर के ज्योमेट्रिक सेंटर को कहते हैं पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ इनफाइनाइट लाइन, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ इनफाइनाइट लाइन। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर वाज सपोज्ड टू बी अ पार्ट। ये उस हॉलो स्फीयर का सेंटर है जिस हॉलो स्फीयर का हम ये मान रहे हैं कि ये मिरर एक पार्ट रहा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर वाज सपोज्ड टू बी अ पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ hollow sphere of which mirror was supposed to be a part। तो आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से एक और टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं एपर्चर, द पोर्शन ऑफ मिरर विच रिफ्लेक्ट वेयर इन विच रिफ्लेक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस। जिस पार्ट में रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। अगला एक और टर्म है फोकल फोकस, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस क्या है? तो when a parallel beam of light when a beam of light parallel to principal axis incident on concave mirror, then after reflection all the reflected rays actually intersect at a point on principal axis and that point is called focus, real focus, क्योंकि actually में intersect किया है। A parallel beam of light after reflection from a concave mirror converges at a point in front of the mirror। मिरर के सामने एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होता है, एंड दिस पॉइंट
इज द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। और ये कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है? रियल। क्यों बोलते हैं रियल? क्योंकि लाइट रेज रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है, इसीलिए कैसा फोकस हो गया? रियल। उसी तरीके से फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस, of when a beam of light parallel to principal axis incident on it, then after reflection all the reflected rays appears to intersect at a point on principal axis, appears to meet at a point on principal axis। एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं किया है, एक्चुअली में मिला नहीं है, बल्कि मिलता हुआ appear हुआ है, and that point is called focus, and the focus is virtual। तो when a parallel beam of light after reflection from a convex surface diverges and the rays appear to meet at a point behind the mirror, and that point is called focus। और focus कैसा होता है? virtual। तो याद रखना है, convex mirror का focus virtual और concave mirror का focus real। आगे अगर हम लोग बात करें focal length, तो फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं फोकल लेंथ। और एक प्लेन passing through focus, a plane passing through focus and perpendicular to principal axis, इसी को कहते हैं focal plane। दोनों क्लियर हो जाना चाहिए। प्लेन passing through principal focus and right angle to the principal axis, इसको कहते हैं focal plane। अब रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंस, क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का दुगुना होता है, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अगर किसी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? आगे अगर हम लोग बात करें कि भाई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनेगा, इमेज कहां बनेगा? जहां मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे मिले या मिलता हुआ अपीयर हो। अब जब एक इंसिडेंट रे मिरर से टकराएगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्टेड रे किस तरीके से बिहेव करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं रूल फॉर फॉर्मिंग रे डायग्राम। मतलब हम लोग देखेंगे कि एक इंसिडेंट रे मिरर से टकराने के बाद किस तरीके से बिहेव करता है। याद रखिएगा, ये जो सब कुछ जो रिफ्लेक्टेड रे हम ड्रॉ करेंगे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। तो पहला लॉ कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, if the incident ray is parallel to principal axis, if the incident ray is parallel to principal axis, then it will pass through focus or appears to pass through focus। अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकस से निकल जाएगा, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस से पास होता हुआ अपीयर होगा। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस कहां होता है? मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस कहां होगा? मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। उसी तरीके से दूसरा रूल कहता है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से ही आ रहा है, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, थोड़ा एरो उल्टा हो गया है, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस और इंसिडेंट रे इज अप्रोचिंग द फोकस, अगर फोकस को अप्रोच कर रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगला रूल कहता है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर, सॉरी ये तो हाँ, तीसरा कहता है कि इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, यानी कि लेट सपोज यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है एन इंसिडेंट रे इज अप्रोचिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल आल्सो रिट्रेस इट्स पाथ। ये भी अपने रास्ते को क्या करेगा? रिट्रेस कर लेगा। यह है अगला रूल। अगला रूल है कि हाँ, अच्छा ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। एक रूल कहता है कि अगर इंसिडेंट रे पोल के किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे स्ट्राइक कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एंगल आर पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है?
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल था। अब हम लोग देखेंगे रे डायग्राम। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे, काफी छोटा, हाईली डिमिनिस्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ये आ रहा है, दो इंसिडेंट रे टकराया और टकराने के बाद जहां मिलेगा वहीं बनेगा इमेज, क्योंकि एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो रियल इमेज। अगला है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, मतलब एक मेजरेबल डिस्टेंस पे है, बहुत दूर नहीं है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज कहां बनेगा? बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और इमेज का साइज क्या होगा? छोटा होगा, डिमिनिस्ड, और कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। उसी तरीके से अगर अगला रे डायग्राम हम लोग बात करें, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज भी कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बिल्कुल सेम साइज। याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन होगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन होगा -1, मैग्निफिकेशन होगा -1। आगे अगर हम लोग बात करें, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इमेज कहां बनेगा? इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर बनेगा। कैसा? इन लार्ज, रियल और इन्वर्टेड। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, काफी बड़ा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में है, तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाईली मैग्निफाइड और बिहाइंड द मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं हम लोग हेडलाइट में, गाड़ी में जो हेडलाइट लगा रहता है, टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। बल्ब पीछे कॉनकेव मिरर लगा है, बल्ब मिरर के फोकस पे लगा है, बल्ब से जो भी लाइट निकलेगा, कॉनकेव मिरर उसको एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देगा और हमको मिलेगा एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इसका यूज करते हैं हेडलाइट में, रीजन के साथ बहुत बार पूछता है। अगला, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है एज अ सेविंग मिरर, एज अ मेकअप मिरर। क्यों? क्योंकि ये मैग्निफाइड और इरेक्ट इमेज बनाता है व्हेन द फेस इज बिटवीन फोकस एंड मिरर। जब फेस यानी कि ऑब्जेक्ट फोकस और मिरर के बीच में हो, तो कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। उसी तरीके से माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, कॉनकेव मिरर, ताकि जो स्पेसिमेन है उस पर लाइट कंसंट्रेटेड फॉर्म में पड़े और वो उसको हम लोग मैग्नीफाई करके वो क्लियरली विजिबल हो सके। अगला, इसका यूज किया जाता है सोलर फर्नेस के अंदर। क्लियर है? क्योंकि ये कॉनकेव मिरर लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, बिकॉज इट एबिलिटी टू कंसंट्रेट पैरेलल रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ सनलाइट टू सिंगल फोकल पॉइंट। एक सिंगल फोकल पॉइंट पे ये कंसंट्रेट करता है, जनरेट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पे हमको मिल जाता है एकदम हाई टेम्परेचर, सोलर फर्नेस। फिर इसका यूज कहां किया जाता है? टेलीस्कोप में, टू गैदर एंड फोकस लाइट फ्रॉम डिस्टेंस्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग अ ब्राइट क्लियर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मैग्नीफाइड। कॉनकेव मिरर, अब ये फोकस किया सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को, अब यहां से आईपीस के अंदर जो लेंस है ये इसको मैग्नीफाई कर देगा। तो ये कुछ यूजेस है कॉनकेव मिरर का। अगला है कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो। अगर इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे बनाएगा लेकिन वर्चुअल और इमेज, और अगर थोड़ा पास आ जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर बनाएगा, लेकिन बनाएगा कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि डिमिनिस्ड। कहां कहां यूज करते हैं इसका हम लोग? रेयर व्यू मिरर में। रेयर व्यू मिरर यानी कि गाड़ी वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स में पीछे देखने के लिए, ड्राइवर्स मिरर भी कहते हैं, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए इस मिरर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है एंड फॉर्म इमेज ऑफ वाइडर एरिया, एक बहुत बड़े एरिया का पूरा इमेज बना देता है एक छोटे से जगह में। उसी तरीके से इसका यूज स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट को फैला देता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट में। अब है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखिए, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इसके बीच में हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे जैसे मिरर के केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलता है, वैसे वैसे इमेज का पोजीशन भी बदलता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, वैसे वैसे इमेज का पोजीशन भी चेंज होगा। अब इससे होगा क्या कि हर केस के लिए हमको नया फॉर्मूला चाहिए,
तो हम चाहते हैं कि एक ही फॉर्मूला रहे जो हर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए वैलिड हो, हर मिरर के लिए वैलिड हो। तो इसके लिए यूज किया गया साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन का सबसे पहला नियम है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का सारा डिस्टेंस नेगेटिव, वो डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा पॉजिटिव, जो इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर किया जाएगा नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट में मेजर करने वाला सारा डिस्टेंस नेगेटिव, राइट में मेजर किया जाने वाला सारा डिस्टेंस पॉजिटिव। बस यही है साइन कन्वेंशन। क्लियर है? और ये कभी कभी लिखने के लिए भी दे दिया जाता है। तो क्या? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेफ्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहेगा? मिरर के लेफ्ट में। साइन कन्वेंशन है ये। सारा डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, सारा डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और पोल से मेजर किया जाएगा। सारा डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट, मिरर के राइट का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव और मिरर के लेफ्ट का सारा डिस्टेंस नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, वो डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ऊपर है वो पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव व्हाइल कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये अब सिंपल हमको ट्रिक याद रखना है। मिरर के ऊपर का डिस्टेंस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डिस्टेंस नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव। बस इतना काफी रखना है। और ये है मिरर फार्मूला, यानी कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला है माइनस v/u, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन देखिए। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर फॉलोइंग केसेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताइए, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर है और लाइट रे कैसे जा रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो बताना है जिस रास्ते पे जा रहा है उसी रास्ते पर लौट जाएगा। क्लियर है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट एट कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, ऐसा लगेगा कि फोकस से पास करता हुआ अपीयर हुआ है। इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और इंसिडेंट ऑन इट। अब अगर कॉनकेव मिरर है और फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।